नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज़ का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं तकनीक के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। जैविक युद्ध की वजह से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? पहला एंथ्रेक्स, दूसरा बॉट्युलिज्म, तीसरा चेचक और चौथा वायरल रक्तस्रावी बुखार। विकल्प हैं ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये चारों बीमारी जैविक युद्ध की वजह से हो सकती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायोटेररिज्म एजेंट रोगजनक जीव या जैविक विषाक्त पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों या पौधों में मृत्यु और बीमारी पैदा करने के लिए किया जाता है। जैव आतंकवादी हमले वस्तुतः किसी भी रोगजनक सूक्ष्म जीव के कारण हो सकते हैं। उच्चतम प्राथमिकता वाले बायोटेररिस्ट एजेंट एंथ्रेक्स, यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, बॉट्युलिज्म यानी क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम, प्लेग यानी यार्सिनिया पेस्टिस, चेचक यानी वेरियोला मेजर, टुलारेमिया यानी फ्रांसिसेला टुलारेंसिस और वायरल रक्तस्रावी बुखार यानी फिलोवायरस और एरिना वायरस के कारण हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निमोनिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जो वायु कोशों यानी एल्वियोली को प्रभावित करता है। दूसरा, निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और कवक के कारण होता है। तीसरा, बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निमोनिया होने की अधिक संभावना रहती है। और चौथा, निमोनिया को रोका यानी इसके प्रसार को तो रोका जा सकता है लेकिन ये इलाज योग्य नहीं है। विकल्प हैं ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 1, 2 और 3 सत्य हैं, चौथा गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं निमोनिया कैसे फैलता है। संक्रामक एजेंटों में बैक्टीरिया, वायरस और कवक शामिल हो सकते हैं, यानी निमोनिया के संक्रामक एजेंटों में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बच्चों में बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे बड़ा आम कारण है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी HIV बैक्टीरियल निमोनिया का दूसरा सबसे आम कारण है। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस निमोनिया का सबसे आम वायरल कारण है। संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों यानी एल्वियोली में तरल पदार्थ और मवाद जमा होने के कारण हवा की थैली में सूजन आ जाती है, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग निमोनिया के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं, यानी इनको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। निमोनिया रोकथाम योग्य और उपचार योग्य है, इसीलिए चौथा कथन गलत है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्राकृतिक तौर पर यह वायरस फ्रूट बैट से निकल कर आता है। दूसरा, ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है लेकिन इंसान से इंसान में इसका सीधा प्रसारण नहीं होता है। और तीसरा, संक्रमित लोगों में ये तीव्र श्वसन रोग और घातक इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निपाह एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। पहली बार ये वायरस साल 1998 और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। सबसे पहले ये रोग घरेलू सूअरों में दिखाई दिया था और इसके बाद कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में भी पाया गया। फ्रूट बैट्स को निपाह वायरस का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। बता दें कि फ्रूट बैट्स को फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। निपाह संक्रमण दूषित भोजन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है।
संक्रमित लोगों में ये कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इसके साधारण लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश आदि शामिल हैं। इसके बाद चक्कर आना, उनीदापन, परिवर्तित चेतना और तंत्रिका संबंधी संकेत हो सकते हैं जो तीव्र एंसेफेलाइटिस का संकेत देते हैं। WHO का कहना है कि गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को इंसेफेलाइटिस और दौरे पड़ते हैं और 24 से 48 घंटों में कोमा में भी जा सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कोविड-19 से संबंधित आर वैल्यू के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रजनन संख्या यानी आर वैल्यू ये दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने व्यक्तियों को संक्रमित करता है। दूसरा, ये दर्शाता है कि कोविड-19 महामारी कितनी तेजी से फैल रही है। और तीसरा, भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से समग्र आर मूल्य यानी आर वैल्यू 1 से नीचे रहा है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर वैल्यू जो कि दर्शाती है कि कोविड-19 महामारी कितनी तेजी से फैल रही है। अगस्त के अंत तक ये 1 से अधिक होने के बाद सितंबर के मध्य तक गिरकर 0.92 हो गई यानी 1 से कम हो गई। हालांकि कुछ प्रमुख शहरों जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में आर वैल्यू 1 से अधिक रही। अगस्त के अंत में आर वैल्यू 1.17 थी। ये 4 से 7 सितंबर के बीच घटकर 1.11 रह गई थी। तब से यह 1 के नीचे ही बनी हुई है। प्रजनन संख्या या आर वैल्यू ये दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में ये दिखाता है कि एक वायरस कितनी तेजी से अथवा कितनी कुशलतापूर्वक फैल रहा है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से विटामिन डी की कमी का प्रसार हो सकता है? पहला, आदतन लोग सूर्य के प्रकाश से बचना चाहते हैं। दूसरा, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण, यानी ये दोनों में से आपको ये चुनना है कि किसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरज की रोशनी में मिलने वाली अल्ट्रा वायलेट बी यानी UVB किरणों के प्रभाव में हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन का एकमात्र आहार स्रोत वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन और टूना है। हालांकि भारतीय शायद ही कभी इन मछलियों का सेवन करते हैं और आमतौर पर गर्मी और त्वचा के कालेपन से बचने के लिए खासकर शहरी क्षेत्रों में धूप से भागने वाले व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण भी यूवी किरणों के लिए पृथ्वी की सतह तक पहुंचना मुश्किल बना देता है, जो समस्या को और बढ़ा देता है। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।